Good afternoon to dear all students. Today I will discuss about property diagram, PPT surface, thermodynamic process of vapor, change of entropy during the formation of steam. Yesterday I had discussed about basic fundamental about the properties of steam and the formation of steam. This is the part of unit 3 and the subject name is thermodynamics. This is the outline of today lecture. Introduction, property diagram, PVT surface for the pure substance, constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, adiabatic process, change of entropy during the formation of steam. तो इंट्रोडक्शन, स्टीम में भी डिफाइन एज अ वाटर वेपर. स्टीम जो है एक वाटर वेपर के रूप में जानी जाती है जो कि सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में सस्पेंडेड रहती है. इट कैन बी क्लासिफाइड वेट, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड. तीन तरह की स्टीम हो सकती है आपकी, वेट, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड. Vapor may be considered as a fluid in a gaseous state, as it may contain the liquid particle and its temperature is not far from its boiling point. तो वेपर को हमें फ्लूइड के रूप में कंसीडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि लिक्विड पार्टिकल भी शामिल है. एंड द वेट स्टीम डू नॉट ओबे द गैस लॉ, क्योंकि वेट स्टीम प्योर सब्सटेंस नहीं रहती है और ये आपके गैस लॉ जितने भी बॉयल्स और चार्ल्स लॉ है इनको फॉलो नहीं करती क्योंकि प्योर सब्सटेंस नहीं रहता है. ड्राई स्टीम या सुपरहीटेड स्टीम प्योर सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है. That is a diagram in which the working of the component where the turbine and the another component is given here. It is produced by the heating of the water and that carries the large quantities of the heat within itself. Hence it can be used as a working substance for the heat engine and the steam turbine. तो आपको स्टीम का इस्तेमाल पता है कि कहाँ पे करते हैं, स्टीम टरबाइन में करते हैं और हीट इंजन में करते हैं इसका इस्तेमाल. ठीक है. कांस्टेंट प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम, स्टीम का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है ये अपने को यहाँ पे देखने लायक है. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वेट रखा हुआ है और चूंकि पानी जब गर्म कर रहे हैं तो वेट ऊपर बढ़ रहा है. तो वेट जो ऊपर बढ़ रहा है सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने से वेट ऊपर बढ़ता है. तो स्टीम का जनरेशन जो बॉयलर में हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और वेट जो बढ़ रहा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने से होता है. तो पानी का यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है. तो ये वाटर जो है पहले वेट स्टीम में, वेट स्टीम से फिर वो यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर था उसके बाद एक्सेस करने लगा, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर दिया. ड्राई स्टीम आपकी बन चुकी है. यहाँ पे ड्राई स्टीम का सुपरहीटेड स्टीम बना है. तो सुपरहीटेड स्टीम और ड्राई स्टीम के बीच में अंतर यह रहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका राइज हो जाता है और यहाँ पे इसका जो वेट है, क्योंकि 1 किलोग्राम की आइस थी, आइस को पहले मेल्ट किया तो वाटर के फॉर्म में आया, फिर वाटर आपका सेचुरेटेड वाटर कंडीशन के रूप में आया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया और फिर उसके बाद उसको वेट स्टीम के रूप में कन्वर्ट किया गया. तो उसमें वाटर पार्टिकल जो थे आने चालू हो गए या बोलना चाहिए स्टीम पार्टिकल उसमें शामिल होने स्टार्ट हो गए और उसके बाद वेट स्टीम को और गर्म किया तो वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसकी ड्राइनेस जो बढ़ती चली आ रही है और वेट स्टीम जो है इसमें वाटर पार्टिकल कम होते जा रहे हैं या वेपर के पार्टिकल ज्यादा होते आ रहे हैं. ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में आप क्या देख रहे हैं कि पूरी तरीके से स्टीम बन चुकी है वेपर के फॉर्म में और फिर सुपरहीटेड स्टीम में आप क्या देख रहे हैं कि आफ्टर द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जब इसको गर्म करेंगे तो वो स्टीम जो है इट विल बी सुपरहीटेड. तो आइस जो स्टार्टिंग कंडीशन में था वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसको पानी के रूप में पहले लेके आए आफ्टर द हीट सप्लाई. दिस इज द डायग्राम इन विच द ऑल द जोन, जैसा कि आप देखते हैं 3 तरह के जोन होते हैं. वेट जोन होता है जो कि इसके अंदर होता है वेट जोन, और यहाँ पे वाटर जोन है सेचुरेटेड वाटर जोन क्योंकि पूरा यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, और इसके बाहर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे सुपरहीटेड वेपर जोन या बोलना चाहिए वेपर जोन कहलाता है. तो T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये जो आपका देख रहे हैं टेम्परेचर वाली लाइनें हैं और T2 टेम्परेचर जो है T1 से ज्यादा है. तो सेचुरेटेड वेपर लाइन जो है ये अपने पास जो देख रहे हैं इट इज कंबाइंड विद द सेचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ पे जो आप टॉप मोस्ट में पॉइंट देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट है एंड दिस इज द मिडिल पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ सेचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन. ये जो आप देख रहे हैं सुपर हीटेड वेपर रीजन जो है बाहर साइड पे है. तो आफ्टर द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को जब गर्म करते हैं तो उसको सुपर हीटेड वेपर के रूप में निकल के आती है. फिर उसके बाद दैट इज द पीटी डायग्राम. पीटी डायग्राम दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल पॉइंट जहाँ की सॉलिड वेपर और लिक्विड जो है आपस में आके मीट करते हैं. दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो जाती है. तो यहाँ पे 3 तरह के आपके जोन दिखाई दे रहे हैं.
एक मेल्टिंग जोन दिखाई दे रहा है। तो सब्सटेंस दैट एक्सपांड ऑन द फ्रीजिंग, तो एक्सपांड होने का मतलब ये मेल्टिंग कंडीशन पे वो जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग का मतलब ये है कि आपकी कंडीशन जो है वहाँ पे आफ्टर द मेल्टिंग कंडीशन के बाद वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर वो वेपर की कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है बनना। तो दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट की सॉलिड, वेपर एंड लिक्विड जो फेजेस हैं वो तीनों तीनों एक जगह पे आके मिलती हैं। तो तीन तरह के इसमें पॉइंट देखे जाते हैं, वेपराइजेशन पॉइंट है, सबलेशन कर्व है और मेल्टिंग पॉइंट है। तो दिस इज द पीटी डायग्राम। तो यहाँ पे टीवी डायग्राम दिखाया गया है, टीवी डायग्राम दैट इज द टेम्परेचर वर्सेस द वॉल्यूम डायग्राम। तो कंप्रेस लिक्विड जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से। जैसा कि आइस को देखा था आपने कि आइस को हमने मेल्ट किया तो पहले लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुआ और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचा सेचुरेशन कंडीशन पे। सेचुरेशन कंडीशन के बाद उसको हमने फिर क्या बोलते हैं गर्म करना चालू किया, तो वो स्टीम के रूप में आना चालू हुआ और स्टीम यहाँ पे आके पूरी तरीके से ड्राई सेचुरेटेड बन गई। तो यहाँ से 2 से लेके 4 तक का जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो स्टीम फॉर्मेशन का है। तो जब स्टीम फॉर्मेशन जो हो रही है वो 2 से लेके 4 के बीच में जो हो रही है, वहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी कर रही है। सपोज दैट यहाँ पे 10% की ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो 10% का मतलब है कि आपके 10% आपके वेपर के पार्टिकल हैं और 90% जो है वाटर के पार्टिकल हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी ड्राइनेस बढ़ती आ रही है। यहाँ पे 100% ड्राइनेस रहेगी। 100% ड्राइनेस का मतलब है ये कि आपकी स्टीम पूरी तरीके से बन चुकी है। तो ये ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है। इसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं आफ्टर द हीट सप्लाइंग थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड वेपर फॉर्म। तो यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जो है सुपर हीटेड वेपर के रूप में कन्वर्ट हो रही है। एंड दिस इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ सुपर हीट, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द heat would be added for the conversion of saturated condition to the superheated condition, and this is done happening in the atmospheric pressure atmospheric pressure, that is the value of 1.01325 bar. So 0.5 showing the superheated condition of the steam. So this is the another diagram in which the temperature and volume will be represented on the two ordinates. Temperature will represent in the vertical ordinate and the volume represent in the horizontal ordinate. At a correspondingly pressure, जितना भी प्रेशर आप चेंज करते आएंगे उसके हिसाब से लेटेंट हीट या क्रिटिकल पॉइंट जो है इसका चेंज होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कंडीशन, दिस इज द change of the point of the critical point which will be changed from the this point to this point. यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है। तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ की लेटेंट हीट ऑफ एब्रेशन 0 होता है, वहाँ पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो प्रेशर की वैल्यू है यहाँ पे 22.09 मेगा पास्कल या 221.3 बार करीबन यहाँ पे वैल्यू होती है। इसके ऊपर यदि आप वर्क करेंगे तो सुपर क्रिटिकल कंडीशन कराएगी जहाँ की प्रेशर 25 मेगा पास्कल रहता है। यहाँ पे जितनी वर्किंग आप देख रहे हैं अबव द क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर के ऊपर वर्किंग हो रही है, जैसे कि हम सुपर क्रिटिकल प्रेशर भी के रूप में जान रहे हैं। इट इज द इनसाइड ऑफ द कर्व दैट इज कॉल्ड टू फेज रीजन, कि जहाँ पे वाटर और स्टीम दोनों मिक्सअप रहता है। तो देखेंगे आप यदि 0.01 मेगा पास्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइनेस फ्रिक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बोला चाहिए वेरिएशन जो ड्राइनेस फ्रिक्शन का है बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते आएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे ड्राइनेस जो है कम मिलती आएगी, यानी जो पानी है वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंप्रेस लिक्विड इट इज कमिंग फ्रॉम द -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि हमने आइस को मेल्ट किया था आफ्टर द हीट सप्लाई, दैट इज द कंडीशन। ओके, एंड द वॉल्यूम एट दैट पॉइंट एट अ क्रिटिकल पॉइंट जो भी आपको मिलता है कि दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वॉल्यूम 0.00315 मीटर क्यूब पर केजी। And the constant pressure TH diagram for the steam, this is the diagram showing here the temperature, it is in the vertical ordinate and the heat is on a horizontal ordinate, and the water is solid ice is it is converted into the melting point or freezing point, and this is also going on to the liquid condition, saturated liquid condition, and after that saturated liquid converted into the condensing form or vapor form, and this will also converted after the heat supply from the external sources into the superheated steam. तो यहाँ पे जो भी स्टीम आप देख रहे हैं वो सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में है और दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द मिडिल पार्ट। यहाँ से आपने देखा था कि सॉलिड आइस को पहले मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया था और उसके बाद मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में चेंज किया
दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट ऑफ द लिक्विड वाटर, जहाँ की जो वाटर है वो उसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो सेचुरेशन कंडीशन पे आएगा, और सेचुरेशन कंडीशन पे आने के बाद वो वाटर को यदि और गर्म करेंगे तो वो स्टीम के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फंडामेंटल अबाउट द constant pressure TS diagram for the steam. And this is the another diagram, TV diagram for the phase change of the ice into the steam. So this is the another diagram in which the showing the all the process. तो 1 to 2 जो process आपकी हो रही है, ये जो आप process देख रहे हैं, it in which the volume increase from the V1 to V2. वॉल्यूम जो है आपका V1 से V2 बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे आइस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया है। पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर पहुंच गया है। फिर 2 to 3 यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका वाटर का डिक्रीज हो गया, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस वो धीरे धीरे मेल्ट होती है, तो वहां पे वॉल्यूम उसका कम रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर 3 to 3 डेज यदि आप चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता धीरे धीरे घटता है। फिर यदि आप देखेंगे अलग अलग प्रोसेस, तो 3 to 4 जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ थर्मल एक्सपांशन। And 4 to 5 there is a large increase in the volume of water due to the formation of steam. This is the main fundamental about the formation of the steam. So there is a large increase in the volume of water due to the formation of steam after the heat supply from the external sources. And 5 to 6 that is the volume of vapor increases. So volume of vapor जो है वो increase करता जा रहा है। सिर्फ सैचुरेटेड कर्व की बात करेंगे पीवी डायग्राम में जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सैचुरेटेड कर्व ये प्रेशर वर्सेस और वॉल्यूम के बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट को ऊपर वाले शो करती है। उसके बाद जो ये डाउन वाला कर्व है दैट इज द वेपर सैचुरेशन कर्व, और बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड द वेपर है। इसके बाद जो आप ऊपर वाली लाइन दूसरी देख रहे हैं ये गैस फेसेस वाली है, और क्रिटिकल प्रेशर लाइन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, एंड ऑल द पॉइंट विल डिनोट द सेपरेट सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हर एक लाइन का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे वेपर फेस के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर टीएस डायग्राम फॉर ए प्योर सब्सटेंस, तो टीएस डायग्राम यहाँ पे आपका जो है वो अलग अलग तरीके से है। तो सैचुरेशन कंडीशन जो कि वाटर के लिए होती है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है वो टीवी ऑर्डिनेट में यहाँ पे दिखाया गया है। तो एस फॉर द सॉलिड, बी फॉर द आपका वेपर, एल फॉर द लिक्विड, एल प्लस बी। तो जैसे जैसे आप उसको गर्म करते आएंगे वैसे वैसे वो चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट लाइन है दैट इज द point where the solid, liquid and the vapor phase are meet at the common point that is called a triple point line। तो ये ट्रिपल पॉइंट लाइन वाली दिखाई गई है। तो ये क्रिटिकल स्टेट है जहाँ की जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्किंग हो रही है, तो डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट तरीके से वर्किंग होती है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर वैल्यू इज द 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड and the pressure is the 221.2 bar। ओके, तो डिफरेंट प्रेशर कंडीशन पे डिफरेंट तरीके से वर्किंग होती है, और इसके ऊपर यदि आप क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यदि वर्क करेंगे तो उसे सुपर क्रिटिकल प्रेशर के रूप में जाना जाएगा। दिस इज द पीवीटी सरफेस। तो pressure is the vertical ordinate, volume is the here and the temperature in the 3D view। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से चीजें नजर आएंगी। तो सॉलिड एंड वेपर इट इज प्रेजेंटेड इज हियर, जैसा कि आप डायग्राम में देखा थे प्रीवियस स्लाइड में, डायग्राम में आपको दिखाई दी था। ट्रिपल लाइन मिलेगी, लिक्विड वेपर मिलेगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है कितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से वर्किंग करा रहे हैं। तो ये दिस इज द पीवी सरफेस फॉर द प्योर सब्सटेंट that contract on the freezing, इसके लिए रहती है। एंड दिस इज द पीवी टेस्ट सरफेस फॉर द प्योर सब्सटेंट दैट एक्सपांड ऑन द फ्रीजिंग रहती है। तो सॉलिड और वेपर आपका नीचे है, और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो हीट सप्लाई आफ्टर द हीट सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिपल लाइन, एंड आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वेपर पॉइंट। तो दिस इज द फंडामेंटल वेयर द solid is converted into the liquid form is a various manner। After the heat supply it is expands on the freezing manner। what are the properties of the steam, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है स्टीम की, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एंथैल्पी या टोटल हीट ऑफ वाटर कहलाती है, जैसे कि HF के रूप में हम डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट, कितनी हीट है। तो शुरुआत में जब वाटर को गर्म करते हैं
तो यदि वो माइनस में है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको पहले सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके आते हैं, और उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड अ sensible heat. So it is defined as the quantity of the heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degree centigrade to the boiling point or the saturation temperature, that is the corresponding to the pressure applied. कितना आपका टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है और कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है, इसके बेस पर रहता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड enthalpy of the saturated water or the liquid heat, and it is represented by the HF. HF से denote किया जाता है, तो HF is equal to, that is the 4.187 into the change of temperature. It is in the kilojoule per kg. The specific heat of the water, that is the CPW, into the rise of temperature, that is the enthalpy. And the properties of the steam is the separate another property, enthalpy of the wet steam and the latent heat of the steam. The enthalpy of the wet steam, that is called H is equal to HF plus X into HFG. And when the steam is dry saturated, then X equal to 1, तो HF plus X into HFG. तो यदि आप x इक्वल टू 1 पुट अप कर देंगे तो वहां पे वो ड्राई स्टीम बन जाएगी, और एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड प्लस एंथैल्पी ऑफ द लेटेंट हीट बन जाएगी. और यहाँ पे आप यदि वेट स्टीम के रूप में देखेंगे तो x इज लेस देन ऑफ द 1 रहता है, जहाँ की ड्राइनेस की वैल्यू 100% से कम है. अब लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है, दैट इज द steam at a particular pressure may be defined as the quantity of it required to convert 1 kg of water at a boiling point into the dryness steam at the same pressure. It is denoted by the HFG. Another property dryness section जैसा कि आपकी होती है, that is x equal to ms upon ms plus mw, where ms is the mass of the dry steam kg, mw is the mass of water vapor in the steam kg, और x जो है dryness section कहलाती है. For the dry steam mw, that is the 0. यदि आप 0 कर देते हैं mw को, तो उस केस में dryness section की वैल्यू 1 हो जाती है, और यदि mw की वैल्यू 1 कर देते हैं तो उस केस में ms की वैल्यू जो है वो आपकी यदि आप mw को 0 कर देंगे तो आपकी जो ड्राइनेस रहेगी 1 हो जाएगी, और यदि इसको 1 कर देंगे तो उस केस में वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो क्वालिटी ऑफ द स्टीम इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज. तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू रहती है वो परसेंटेज फॉर्म में रहती है. तो वेटनेस फ्रैक्शन, दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट 1 माइनस ऑफ द x इज इक्वल टू द mw अपॉन ms प्लस द mw. अब टोटल एंथैल्पी क्या होगी, क्योंकि आप सुपरहीटेड स्टीम बना रहे हो तो सुपरहीटेड स्टीम डायरेक्टली कभी भी नहीं बनती है. सुपरहीटेड स्टीम सबसे पहले तो वाटर को आप सैचुरेशन कंडीशन पे लेके आते हैं, और उस सैचुरेशन कंडीशन ऑफ वाटर से आप फिर वेट स्टीम बनाते हैं. वेट स्टीम बनने के बाद जब वेट स्टीम को और गर्म करते हैं तो वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनती है, और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को और गर्म करते हैं तो वो सुपरहीटेड स्टीम बनती है. तो लेट्स CPS specific heat of the superheated steam, and TS is called the temperature of the formation of steam, and the T superheated, that is the temperature of the superheated steam or heat. Then the heat of the superheated steam, enthalpy of the superheated steam, that is equal to the CPS, and the in the bracket factor, that is the T superheated minus of the T saturated. तो जो आप जो देख रहे हैं T superheated, that is equal to the T superheated minus of the T saturated. इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो HF plus of the HFG plus of the CPS T superheated minus of the T saturated, that is the enthalpy of the superheated steam, and equal to the Hg plus of the Cp superheated into the bracket factor is the 2 superheated minus of the T saturated. तो स्टीम टेबल का उपयोग कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज क्वाइट कमर्शियल टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द various quantities like the pressure, temperature, volume, enthalpy, latent heat, and the entropy. Such quantities have been determined experimentally and are recorded in the form of the tables known as the steam tables. The values of the various quantities given in these tables are for a kg of steam, which is the dry saturated. Values for the unknown pressure or the temperature can be calculated by the linear interpolation between the two consecutive values. A specific volume of the wet steam, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो रहता है स्टीम का, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ द ड्राई स्टीम, एंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय द Vg मीटर क्यूब पर kg, एंड द डेंसिटी ऑफ द स्टीम, दैट इज इक्वल टू द 1 by Vg kg per meter cube. Let Vf is the volume of the 1 kg of the water, it is in the meter cube per kg. Then the volume of the 1 kg of the wet steam, that is equal to xVg plus 1 minus of x of the volume of the fluid. And now चूंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है काफी कम रहता है कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेपर, सो दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ द जो वॉल्यूम है वो आपका xVg हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वाला फैक्टर है
या ली जो क्वांटिटी इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है काफी कम रहता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेपर के, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू को। तो जो डेंसिटी या वॉल्यूम जो रहेगा दैट इज द 1 kg ऑफ द वेट स्टीम दैट इक्वल टू द एक्स के वीजी। तो आपका जो वॉल्यूम रहेगा वेट स्टीम का दैट इज द एक्स वीजी। Specific volume of the superheated steam. The volume of the superheated steam at a given pressure can be found out by the assuming the superheated steam behave as a fed gas, obeying the gas law. Let T is equal to the pressure under which the steam is superheated. Vg is the specific volume of the dry saturated steam. Ts is the temperature of the formation of the steam in the K correspondingly to the pressure. T superheated, that is the temperature to which the steam is superheated in Kelvin. V superheated volume of the steam at a pressure of V. So according to the Charles law, V superheated is equal to the T superheated by the T saturated into the V saturated. Various process for the steam. यदि हम प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग तरीके से प्रोसेस रहती हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम पढ़ा करते थे वैसे यहाँ पे प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इन विच प्रोसेस देयर इज अ नो चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू भी जीरो रहेगी, तो जितनी भी हीट ट्रांसफर वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर रहेगी। द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस इज शोन ऑन द पीवी एंड द टीएस डायग्राम इन प्रेजेंटेड इन द फिगर फॉर्म। तो पीवी डायग्राम में यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम रिमेनिंग द कांस्टेंट आफ्टर द हीट एडिशन और द हीट एक्सट्रैक्शन, यदि आप हीट को सप्लाई करें या हीट को आप एक्सट्रैक्ट करें तो उस केस में यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्टीम का आपका constant बना रहेगा। that is the fundamental about the constant volume process, and this is the represented in the PV diagram and the TS diagram also. And the TS diagram, after the heat addition, the steam entropy will be increased because of the heat addition which will be done there, so that's why the entropy of the steam will be increases. सेकेंड प्रोसेस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इस प्रोसेस में चूंकि वॉल्यूम आपका सेम नहीं रहता या बोलना चाहिए वॉल्यूम वेरी करता है, तो उस केस में वर्क डन की जो वैल्यू रहती है वो भी चेंज रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि आपको वहां पे कितना वर्क डन ज्यादा मिल रहा है, बट प्रेशर विल बी रिमेन द कांस्टेंट। यदि प्रेशर आपका वहां पे कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगी, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यदि वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से जो वर्क डन की वैल्यू रहेगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो सिंस P is the constant there for the latent heat of the steam and the specific volume will be remains the same, that means Vg1 is equal to Vg2 or Vg simply, then HFG1 is equal to HFG2 or HFG, that is the quantity of the heat supply that is depending on the how much amount of the dryness before and after the heat supply for the wet steam. This is the fundamental difference. तो जो हीट सप्लाई है दैट इज द डिफरेंस ऑफ, यदि आप सुपर हीटेड स्टीम को बना रहे हैं तो एस सुपर हीटेड माइनस ऑफ द एस सैचुरेटेड। तो पीवी डायग्राम एंड द टीएस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड हियर। इन द पीवी डायग्राम द हीट सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द टीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इज हियर। The heat supply is here presented and after the superheated condition it is represented by in the beyond the curve. Isothermal process, in which process the product of the PV is equal to the constant and the P1, P2, the value is vary because of the product of the PV is equal to the constant. Isothermal heating process shown in the figure, and the isothermal process for the wet steam will be the same as the constant pressure process, but in the superheated region the steam will be behaves as a gas and shall follow the Boyle's law. PV is equal to the constant. Therefore, the process will be hyperbolic in the wet region. The heat transfer or the heat supply is equal to the H2 minus of H1 and the work done is equal to the P1 V1 in the bracket of the 1 minus of the X1. It is represented in the PV diagram. Here the two pressure lines are the represented. P1 it is represented in the process and P2 for the another case. Similarly, in the TS diagram, it is represented by the dotted line where the value of the PV, which is the constant, and follow the hyperbolic law. This is the hyperbolically process. During the hyperbolically process, the product of the PV is equal to the constant, and the process may be regarded as isothermal, but only in the superheated region, as shown in the figure, the change of internal energy that is equal to the U2 minus of U1 is equal to the H2 minus of P2 X2 Vg2 minus of H1
E1 X1 VG1 is equal to the SH2 minus of H1 for the wet steam, and the work done is equal to W is equal to P1 V1 natural log of the V2 by V1 plus P1 X1 VG1 natural log of the P2 by V1. This is the various process for the steam. And the reversible adiabatic or the isentropic process. The isentropic process of the expansion is shown in the figure on the TS diagram. Let the steam be expanded from the state 1 to 2. For the wet steam, X2 is equal to this much, and for the superheated steam, Q is equal to 0, and the W is equal to U1 minus of the U2. So this is represented in the formulated form or mathematically form. So SF1 minus of the SF2, that is the process where the entropy remaining the constant before and after the expansion process. It is represented in the TS diagram, जो कि आपको TS diagram में नजर आ रहा है. Entropy before the expansion, that is the S1, and after the expansion, that is the S2. So it will be constant. That is the S2 is equal to S1 SF1 minus of SF2 plus X1 HFG1 upon TS1, and the bracket goes into the TS2 upon HFG2. For the superheated steam, heat transfer is 0, and the W is equal to the U1 minus of U2. So SF1 and the SF2, that is not a constant value, and it depends on the pressure value. Okay. And it is the case for the superheated condition where the dryness is more than one value. Polytropic process is a thermodynamic process that obeys the relation, that is the PV to power n is equal to constant, where P is the pressure, V is the specific volume, N is the polytropic index, is any real number, and the C is the constant. This equation can be used to accurately characterize process of the certain system, notably the compression or the expansion, including with the heat transfer of a gas, and in some cases liquid and the solids. The W is equal to the P1 X1 Vg1 minus of the P2 X2 Vg2 upon n minus 1. That is called the P1 V1 minus of P2 V2 upon n minus 1. It is called the expansion number. And the heat transfer is equal to the W plus of the change of internal energy. And the value of the polytropic index will be taken, and is equal to 1.13 for the wet steam and 1.3 for the superheated steam. According to that condition, the value of the unknown dryness section at the end of the heating process will be eliminated or will be calculated. And it is the last process of the throttling process in the TS diagram and HS diagram, which is also called the Mollier diagram, enthalpy versus the entropy diagram, in which the flow of the fluid is restricted by the closing the valve partially. Now imagine there the students in a classroom and the bell rings, there started moving out. Now if the door is opened partially, then there will be a cluster from by the student. Similarly, in the flow of the fluid, there is a restriction to flow. Now as the student from the cluster, they pushing other student, and in the same way, fluid particles start rubbing with other molecules, and result friction is there, and the friction is one of the biggest reason for any process to make the reversible. यदि आप देखेंगे कि जैसे क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जब उनको बेल बजती है छुट्टी के लिए, तो वो भागने लगते हैं बाहर की तरफ, तो और गेट यदि एक साइड का खोल दिया जाए, दूसरे साइड का बंद कर दिया जाए, तो स्टूडेंट एक ही साइड पे जाने लगते हैं कि उनको बाहर जाना है, छुट्टी हो गई है. उसी तरीके से फ्लूइड के साथ भी इसको इंटरवेट कर सकते हैं. व्हेन द फ्लूइड इज पासिंग थ्रू ए restricted opening or the partially opening, there will be a rushing of the fluid at the one side. That's why the fractional of the one of the biggest reason for any process to make it the irreversible. तो वो प्रोसेस को irreversible बना देता है. तो यहाँ पे जो एचएस डायग्राम में आप देख रहे हैं, this is the horizontal line which is representing the isenthalpic process, and 1 to 2 this is called the isenthalpic process. So it is in the wet region, and it is in the wet to dry and the superheated region. So this is the diagram, TS diagram, in which the different pressure process is represented. So 1 to 2, it is represented in the different pressure process, and 1 dash to 2 dash, that is a different pressure conditions. This is the mkg of the ice is the heated continuously at a constant atmospheric pressure. This is represented in the picture. By the heat supply, ice will be melted, and the entropy change for the pure substance. This is represented here from the 0 degree centigrade to here, फिर here, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो है एंट्रोपी चेंज हो रही है. तो एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ती चली आ रही है. तो मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी, फिर सेंसिबल हीटिंग ऑफ वाटर के दौरान यहाँ बढ़ी,
फिर evaporation of water के दौरान यहाँ पे बढ़ी, superheating of steam यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ी. So entropy goes on the continuously increasing manner because of the heat supply is continuously manner. So that's why the entropy change for the pure substance is continuously increasing form. Okay, so that's why the entropy will goes on the increasing because of the heat will be supplied to the substance continuously. This is the initial temperature T1, T2 is the melting temperature of the ice, T is the boiling temperature of the water, 100 degrees centigrade, and T is the superheated steam temperature, and the CPI is the specific heat of the ice, and CP is the specific heat of water, CP is the specific heat of the steam. So this is the today lectures. Okay, tomorrow I will discuss the later class and the later topics. Thank you.